हेलो नमस्कार। मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यह वीडियो जैसा कि कक्षा 10 का जो भूगोल है उसका प्रथम भाग हमने संसाधन एवं विकास जो चैप्टर का नाम है इसमें हमने प्रथम भाग पढ़ा था संसाधन और उसके प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे उसी क्रम में आगे हम देखेंगे। अगला क्रम हम देखेंगे संसाधनों, जो हमारा चैप्टर है संसाधन उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस क्रम में हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है संसाधनों का विकास। जो हमें ये संसाधन प्राप्त है प्रकृति में, जैसा कि मानव सोचता है, इसका जीवन यापन करता है और संसाधन की आवश्यकता होती है मानव के लिए, उसी प्रकार से यह जीवन को, हमारे जीवन को या हमारी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मानव की ऐसी मान्यता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। हम मनुष्यों की ऐसी मान्यता है कि यह संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप जिसका परिणाम यह हुआ कि मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया और जिनसे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हो गई। हालांकि इन संसाधनों का हम उपयोग करते थे, लेकिन उपयोग करते समय हम इस प्रकार से ख्याल नहीं रखे कि संसाधनों के किस मात्रा में किस प्रकार से उचित उपयोग करना चाहिए। यह न होते हुए जिस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई, तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से, इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। अर्थात पूरे संसार में एक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया। पारिस्थितिकी इकोलॉजी या इकोसिस्टम, जिसमें जीव जंतु सभी प्रकार के हम सब रहते हैं, उसमें भी संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग जिसे बोलते हैं, ओजोन परत अवक्षय, और हमारे ओजोन परत जो वायुमंडल में उपस्थित होने से पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को यह रोकती है, उसका भी अवक्षय हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण, और इसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण भी और भूमि निम्नीकरण, अर्थात भूमि निम्नीकरण मतलब कि हमारी यह जो भूमि है इसमें जो उर्वरा शक्ति होती है वह भी कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उसको भूमि निम्नीकरण बोला गया है। तो भूमि निम्नीकरण। अगला, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पे संसाधनों का उपयोग कुछ ही लोगों में अनियंत्रित तरीके से हुआ, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया। एक संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन या संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गया। यह संसाधनों का उचित प्रयोग न होने की वजह से यह समाज भी दो वर्गों में बट गया। कुछ व्यक्तियों ने लोभवश संसाधनों को अनियंत्रित ढंग से उपयोग किया। यहाँ पे हम पाते हैं कि बहुत से व्यक्तियों ने इन संसाधनों का उपयोग अपने लालच हेतु किया है, जिसकी वजह से पर्यावरण को क्षति पहुँची है। संसाधनों अगर इसी प्रकार से क्षति होता रहा तो संसाधनों का समाज में न्याय संगत विभाजन मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। अर्थात संसाधनों का विकास बहुत ज़रूरी है। यह संसाधन जो न्याय संगत विभाजन होना चाहिए, मानव के जीवन को सभी वर्गों के लोगों के लिए गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, विश्व शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि संसाधन में समान विभाजन होना चाहिए। यदि कुछ देशों और तथा व्यक्तियों द्वारा संसाधनों का अनवरत शोषण जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यहाँ पे यह बात कही जा रही है कि यदि संसाधनों का उचित उपयोग नहीं किया गया, सभी वर्गों में उपयोग नहीं किया गया, किसी एक या देश या व्यक्तियों के द्वारा किया गया, तो यह संसाधन का उपयोग इस प्रकार से हमारी पृथ्वी के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। अतः प्रत्येक प्रकार के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग करने की योजना बनाना आवश्यक है। अर्थात यहाँ पे कहने की आवश्यकता यह पड़ रही है कि यह संसाधनों का उचित उपयोग हो उचित उपयोग हो, जिससे जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की एक योजना होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक भाग है। अर्थात
यहाँ पे लोगों के बीच में जो इस प्रकार से संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए तो इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अर्थात सतत पोषणीय विकास अर्थात जब विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होता है, अर्थात हमारे पर्यावरण में किसी प्रकार की क्षति नहीं हो रही है। उन संसाधनों के प्रयोग के जरिए यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, पर्यावरण में न तो प्रदूषण हो रहा है, न तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, न तो ओजोन का क्षरण हो रहा है, तो ऐसे संसाधनों का प्रयोग ही हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। अर्थात इसका परिभाषा यह होता है, जब विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। इसमें एक महत्वपूर्ण यह बात है कि आज हम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे संसाधनों का उपभोग आज ही हम कर ले वर्तमान में और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी न रहे। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, उन पीढ़ियों आने वाली पीढ़ियों का जो उनके आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो इसी को सतत पोषणीय विकास का नाम दिया गया है। इसी क्रम में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, यह ब्राज़ील का जो शहर है, राजधानी है, वहाँ पे संपन्न हुआ था 1992 में। 100 देशों से अधिक राष्ट्र अध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। यह पृथ्वी सम्मेलन एक इंटरनेशनल तरीके से यह पहली बार ये पूरे वर्ल्ड में समस्याओं को समझने के लिए ब्राज़ील में जून 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष उनके प्रतिनिधियों के द्वारा इस सम्मेलन को संपन्न कराया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन वैश्विक स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, ये तो हमने जान लिया कि कहाँ हुआ पृथ्वी सम्मेलन, किस वर्ष हुआ और कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था कि वैश्विक स्तर पर पूरे संसार में जो उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए, ये इसीलिए ही था कि पूरे पर्यावरण जो है उसका बचाव किया जाए, संरक्षण किया जाए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समस्याओं का हल ढूंढा जाए। इसके लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यह जो पूरे संसार में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इन लोगों ने सभी एकत्रित होकर चिंता व्यक्त की और जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक संधि पत्र कह सकते हैं, घोषणा पत्र कह सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म कह सकते हैं, जिस पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किया 100 देशों से अधिक। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। यहाँ पे जो यह सम्मेलन हुआ था, इसमें सभी लोगों ने जो पर्यावरण में यह जो वन है उनके सिद्धांतों पर एक सहमति बताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषी विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति दिया। इसके तहत एजेंडा 21 का निर्माण किया गया, जिसमें उसको स्वीकृति प्रदान किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है? 1992 में जैसा कि पता था कि हमें ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में तत्वाधान राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया, अर्थात वहाँ पे एजेंडा 21 को पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, अर्थात यह जो पृथ्वी है इस पर जो विकास हो, संसाधनों का उपयोग हो, वह सतत पोषणीय हो, सभी के हितों का ध्यान देते हुए होना चाहिए। यह एक कार्य सूची है, इसमें सूचियाँ हैं, 21 सूचियाँ हैं, जिसका उद्देश्य सूचियों में जिसका उद्देश्य है समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों को मिटाना। तो उद्देश्य में हम देखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य है। सभी के हितों की बात की गई, पारस्परिक आवश्यकताओं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा, सभी लोगों के सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था।
एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अर्थात इसका उद्देश्य है कि सभी जितने आसपास लोकल से लोकल छोटे से छोटे क्षेत्रों में एजेंडा 21 का भी निर्माण होना चाहिए। अब आता है संसाधन नियोजन। हमारा जो संसाधन है तो उसका किस प्रकार से हम प्रयोग करें। संसाधनों का प्रयोग हम देखते हैं कि उसका उपयोग अभी चिंता जताया गया था कि ब्राज़ील में बैठे हुए सभी सदस्यों ने सभी देशों के राज्यों के सभी राष्ट्रों के अध्यक्षों ने एक एजेंडा 21 निकाला। तो यहाँ पे संसाधन नियोजन अगला टॉपिक है कि हमें किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो विवेकपूर्ण सोच समझकर उचित उपयोग करना, यही एक सबसे बड़ी सर्वमान्य नीति है। अगर भारत की बात करें तो जहाँ संसाधनों की बहुलता है, संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे भारत में बात करें तो संसाधन जो है हमारे भारत में जो यह पाया जा रहा है, यह जो संसाधन है इसमें बहुलता है। अर्थात हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधन जो है किसी प्रदेश में भारत में अत्यधिक रूप में पाए जा रहे हैं तो कहीं पे कम पाए जा रहे हैं, तो इनके बीच में कैसे नियोजन होना चाहिए। तो भारत में ऐसे प्रदेश है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। अर्थात भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे उसी संसाधनों की प्रचुरता है लेकिन दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है और अन्य संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं। अर्थात यहाँ पे भारत में समझाया जा रहा है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधनों में अपने आप पे निर्भर हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखें, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार। यह क्षेत्र अगर हम देखें भारत में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार जो बोला जाता है, इसके आसपास के क्षेत्र बोले जाते हैं, दक्कन का पठार जो बोला जाता है, यहाँ पे कोयला और खनिज संसाधन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है। वहीं देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अर्थात जल और उससे संबंधित जो वहाँ पे सबसे अधिक पाया जाता है। तो देख रहे हैं कहीं ना कहीं हर जगह हर संसाधनों की प्रचुरता नहीं है, कमी है। तो इसी का जहाँ पे कमी है, जहाँ पे ज़्यादा संसाधन है, तो इसको विवेकपूर्वक नियोजन करना ही यह संसाधन नियोजन कहलाता है। आगे हम देखें तो राजस्थान में पवन और ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जन संसाधन की कमी है। आगे उदाहरण दे रहा है, लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों की नियोजन की आवश्यकता है। अर्थात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय, प्रादेशिक सभी स्तर पे देश में इन संसाधनों की उपयोग के लिए एक नियोजन की आवश्यकता है, एक प्लान की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन। अब हम देखते हैं कि भारत में संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भारत में संसाधन नियोजन, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सोपान शामिल है, अर्थात जिसमें कुछ सूचियाँ शामिल है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर तालिका बनाना। पहले भारत में जहाँ पे संसाधन, जिस प्रदेश में जिस संसाधनों की उपलब्धता है उसकी सूची बनाना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना, यह पहला एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। संसाधन विकास का योजना लागू करके उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। अगला कार्य है कि यदि संसाधन पता चल जाता है तो उसके लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। अगला है संसाधन का विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। अर्थात जो भी हमें संसाधन मिल रहे हैं राष्ट्रीय विकास हेतु इनका तालमेल बैठाना भी आवश्यक है। तो ये था संसाधन
में जो हमारा समन्वय था। अगला है संसाधनों का संरक्षण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो संसाधन हमें प्राप्त है उसका संरक्षण आवश्यक है, उसका बचाव आवश्यक है। आज हम अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उपयोग करने की वजह से यह संसाधन समाप्त हो जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसका संरक्षण तो कह रहा है कि किसी भी तरह के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधन विवेकहीन अर्थात बिना विवेक का, बिना बुद्धि का प्रयोग करें या अति उपयोग के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि सोच समझकर हम इसका प्रयोग नहीं करते तो हमारे सामने समस्याएं आ जाती है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय समस्याएं आ जाती हैं। तो इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए कुछ जगह पे, कुछ स्थानों पे समुदाय भी बने और समुदाय इनका पक्षधर रहा। तो 1968 में एक क्लब ऑफ यूरोप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन का संरक्षण के विषय को उठाया। अर्थात प्रथम हमें एक यहाँ पे संसाधन हेतु या संसाधन का ह्रास जो है, इसके लिए एक जो क्लब है, क्लब ऑफ यूरोप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से, इसके लिए इस क्लब ने आवाज़ उठाया। इसी क्रम में अगला एक व्यक्ति हैं सुमाकर ने अपनी एक किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति। गांधी जी ने भी यहाँ, जैसा कि ऊपर था, गांधी जी ने भी संसाधनों का समुचित विकास के लिए अपना दर्शन, अपना विचार प्रकट किया। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई थी। 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट। यह रिपोर्ट जिसमें प्रदर्शित किया गया कि वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया है, अर्थात संसाधनों के संरक्षण हेतु इसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को प्रस्तुत किया। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक एक किताब निकाली, पुस्तक प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वी सम्मेलन ने किया। तो यह संरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, भविष्य के आने वाले संसाधनों के उपयोग हेतु संरक्षण। अगला है भू संसाधन। जो संसाधन है भूमिगत रूप से, यह जो धरा है उस पर उपस्थित हम सभी संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो भू संसाधन कहलाता है। तो भू संसाधन के अंतर्गत देखें तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं भूमि पर आधारित हैं। इसे हम भू संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर हम देखें तो अपने भारत की बात करें तो ये एक मानचित्र एक यहाँ पे प्रदर्शित किया गया कि किस प्रकार से हम भूमि संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 43% इस समय भारत में मैदानी भाग है, जिसमें हम कृषि, वनस्पति, मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। 27% जो देखा जाए तो पठार है। हमारे भारत की भूमि पे 27% पठार है। 43% मैदानी भाग है, 27% पठार है और 30% पर्वत पाए जा रहे हैं। तो हमारे भारत में, जो भारत जैसे देश में अगर हम बात करें, जो मानचित्रों के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं मानचित्रों के हिसाब से, तो यहाँ से लेकर यह पूर्वोत्तर से लेके यहाँ तक हम देखते हैं कि एक मैदानी भारत का विशाल भाग है जो 43% है। और इसके बाद हम पाते हैं कि पर्वतों की जो यहाँ से लंबी श्रृंखला हिमालय पर्वत, यह लगभग 30% है। और इसी क्रम में हम पठारों की बात करें, भारत में जो पठार है
पठारों की बात करें तो पठार लगभग यह आपका 27% यह भाग है। तो भू संसाधन में एक चित्रित करके बताया गया कि किस प्रकार से हमारे पास भारत में भू संसाधन उपलब्ध है। अब इसके बाद हम देखते हैं भू संसाधन, जैसा कि हमने पढ़ा कि 27% पठारी हिस्सा है, इसको बताया गया है। अब भू संसाधन जो है, इस भूमि का प्रयोग हम किन किन तरीकों और अपनी आवश्यकताओं के लिए करते हैं, तो मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार। यहाँ पे बोल रहा है भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि हमारे लिए। किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है? मनुष्य कृषि कार्यों के लिए, मकान, सड़क, उद्योग, व्यापार और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। आप सभी लोग अपनी किताब को सामने रखकर पढ़ें, पॉइंट आउट करते रहें। बार बार आप लोग इस बात का ध्यान दें कि ऐसे पढ़ने से, सुनने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी किताब पर पॉइंट आउट अवश्य करें। तो भूमि का प्रयोग हम निम्न तरीके से कृषि के लिए, आवास के लिए, खनन के लिए, उद्योग के लिए, चारागाह के लिए हम भूमि संसाधन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। कृषि, भूमि पर मनुष्य कृषि कार्य करता है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता है और इसमें मनुष्य अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आवास, हम यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं तो अपने रहने के लिए मकान बनाते हैं, मकान बनाकर हम रहते हैं, तो अस्थायी आवास होता है। मानव उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। औद्योगिक और व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उद्योग धंधे और व्यापार भी इन आवास में आते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा है खनन। खनन, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की खनिज पाई जाती हैं। उन खनिजों का हम उपयोग करते हैं, खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं। जहाँ पे खनन के हम करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर संचित भंडार होते हैं संसाधनों का। उद्योग, भूमि के जिन क्षेत्रों में उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, उन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना की जाती है। अर्थात हमें जहाँ पे संसाधन, कच्चा माल उद्योगों के लिए अत्यधिक उपलब्ध होता है, वहीं पे हम उद्योग। अंततः चारागाह, जो भूमि का वह क्षेत्र जिस पर घास पाया जाता है, क्षेत्र चारागाह के लिए प्रसिद्ध है। गांव के बाहर भूमि वनों के बाहरी हिस्से में चारागाह के लिए उपयुक्त है। अब यह जो भूमि जो संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, जिसकी वजह से यह प्रभावित हो रहा है, संसाधनों का अनुचित उपयोग हो रहा है? तो इसका एक भौतिक कारक है, दूसरा आर्थिक एवं सामाजिक कारक है। तो भौतिक कारक पहले देखते हैं। भौतिक कारक, भौतिक कारकों के अंतर्गत हम निम्न कारकों का अध्ययन करते हैं। भूमि की ढाल, जिससे भूमि का क्षरण होता है, मिट्टी का आवरण, शैलों की प्रकृति और उसमें पाए जाने वाले खनिज, भूमिगत जल की उपस्थिति। भूमि का ढाल, भूमि की प्राकृतिक बनावट, जो प्राकृतिक बनावट है उसके उपयोग को सीमित कर देता है। अर्थात भूमि जितना ढाल युक्त होगा, उसका उपयोग उतना कम होगा। तीव्र ढालों पर कृषि कार्यों में असुविधा होगी, जिससे जबकि मैदानी भाग पर कृषि कार्य आसान। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि की जो ढाल होने की वजह से हम उस भूमि संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते, भूमि संसाधन का हम प्रयोग नहीं कर पाते। तो जितना मैदानी इलाका रहेगा हम उतना ही उपयोग कर पाएंगे। मिट्टी का आवरण, किसी स्थान पर पाए जाने वाली मिट्टी वहाँ की कृषि को प्रभावित करती है। एक मिट्टी का आवरण अर्थात मिट्टी जिस प्रकार से रहेगी उस प्रकार से कृषि होगा। जिस स्थान पर मिट्टी का आवरण कम होता है वहाँ पर पौधों का विकास ठीक नहीं होता है। अर्थात जहाँ पे मिट्टी कम पाई जाएगी, कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पर पौधों का विकास नहीं होगा। जिन स्थानों पर मिट्टी का आवरण अधिक होगा वहाँ वनस्पतियों का पूर्ण विकास होगा। अगला है शैलों की प्रकृति और उनमें पाए जाने वाले खनिज। जिन शैलों में लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल, बॉक्साइट आदि खनिज पाए जाते हैं, वहाँ खनन व्यवसाय का विकास होता है। अर्थात जहाँ पे हमें कोयला, लौह अयस्क, खनिज यह सब पाए जाएंगे, वहाँ पर सबसे अधिक जो खनन व्यवसाय का विकास होगा। भूमिगत जल की उपस्थिति, अगला संसाधन कि हमारे पास कितना जल है भूमिगत।
वर्षा का जल रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिससे उस स्थान पर भूमि के अंदर जल का स्तर ऊंचा हो जाता है। अर्थात जिस स्थान पर भूमि का जल अत्यधिक होता है, भूमि के अंदर भूमिगत जल, तो वहाँ पे भूमि के नीचे पर्याप्त भूमिगत जल होता है, वहाँ की मिट्टी में नमी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिससे वनस्पतियों का विकास और कृषि कार्य में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक में यह देखते हैं कि किस प्रकार से संसाधन जो है उसका संरक्षण किया गया। अब बचा हुआ भाग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।